आज सुनाते हैं गंजा व्यक्ति और मक्खी की कहानी। गर्मी के दिन थे। दोपहर के समय एक गंजा व्यक्ति कहीं से पैदल चला आ रहा था। वह थक चुका था, नीचे बैठा सुस्ता रहा था कि कहीं से एक मक्खी उड़ती हुई आई और उसके गंजे सिर पर भिनभिनाने लगी। उसने उसे भगाया तो वह उड़ गई, लेकिन कुछ देर बाद आकर फिर से भिनभिनाने लगी। गंजा व्यक्ति परेशान होने लगा और ये देख मक्खी को मजा आने लगा। अब वो बार बार उसके सिर पर भिनभिनाने लगी। मौका पाकर उसने उसे काट भी लिया। मक्खी की इस हरकत से गंजा व्यक्ति तंग आ गया और उसे मारने के लिए जोर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई और वह पंजा उसे अपने ही सिर पर जा लगा। कुछ देर बाद मक्खी फिर से आ गई और काटने लगी। इस बार फिर से गंजे व्यक्ति ने उसे पंजा मारा, लेकिन वह फिर उड़ गई और उसे पंजे का वार अपने ही सिर पर पड़ा। गंजा व्यक्ति समझ गया कि इस दुष्ट छोटी सी मक्खी पर वह जितना ध्यान देगा वह उसे उतना ही परेशान करेगी। इसलिए अगली बार जब वह आई तो उसने उसे उड़ाने या भगाने का कोई प्रयास नहीं किया। जब मक्खी ने देखा कि गंजा व्यक्ति पर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वह खुद ही उड़कर किसी और को सताने चली गई। कहानी से सीख, दुष्ट तुच्छ शत्रु पर ध्यान देकर आप खुद का नुकसान करते हैं। आज सुनाते हैं मक्खियों और शहद की कहानी। एक घर के किचन में शहद का जार रखा हुआ था, जिसमें मीठा शहद भरा हुआ था। एक दिन वह जार गिरकर टूट गया और उसमें भरा शहद फर्श पर फैल गया। मक्खियों ने जब इतना सारा शहद देखा तो लालच में शहद पर जा बैठी और शहद खाने लगी। उन्हें मजा सा आ रहा था और वे बड़ी खुश थी। बड़े दिनों बाद उन्हें ऐसे मीठा शहद का स्वाद चखने को मिला था। उन्होंने जी भर शहद खाया। कुछ देर में जब उनका पेट भर गया तो वे उड़ने को हुई, लेकिन वे पूरी तरह से शहद में लथपथ हो चुकी थीं। उनके पैर और पंख तरल और चिपचिपे शहद में चिपक गए थे और अब उड़ पाना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था। मक्खियों ने उड़ने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास व्यर्थ रहे और वे सभी वहीं शहद में चिपक कर मर गई। कहानी से सीख, कभी कभी थोड़े समय का सुख मुसीबत का कारण बन जाता है। कई बार तो प्राणों पर बन आती है। इसलिए ऐसे क्षणिक सुख के झांसे में न आए और जीवन में सोच समझकर ही आगे बढ़ें। लालच से बचें। आज सुनाते हैं मानव और सांप की कहानी। एक किसान अपने पुत्र के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक उसके पुत्र का पांव एक सांप की पूंछ पर पड़ गया। पूंछ दबते ही सांप फुकार उठा और उसने किसान के बेटे को डस लिया। सांप विषैला था। उसके विष के प्रभाव से किसान का पुत्र तत्काल मर गया। अपने सामने पुत्र की मृत्यु देख किसान क्रोधित हो गया और प्रतिशोध लेने के लिए उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सांप की पूंछ काट दी। सांप दर्द से छटपटाने लगा। उसे भी अत्यधिक क्रोध आया और प्रतिशोध लेने की ठानकर वह किसान की गौशाला में घुस गया। वहां उसने मवेशियों को डस लिया। सारे मवेशी मर गए। इतना नुकसान देख किसान विचार करने लगा, सांप से बैर के कारण मेरी अत्यधिक हानि हो चुकी है। अब इस बैर का अंत करना ही होगा। मुझे सर्प की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। उसने एक कटोरे में दूध भरा और सांप के बिल के पास रख दिया। फिर कहने लगा, हम दोनों ने एक दूसरे का बहुत नुकसान कर लिया। अब इस बैर का अंत कर मित्रता कर लेते हैं। जो हुआ तुम भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ। सांप ने बिल के अंदर से ही उत्तर दिया, दूध का कटोरा लेकर तुरंत यहाँ से चले जाओ। मेरे कारण तुमने अपना पुत्र खोया है, जो तुम कभी भूल नहीं पाओगे, और तुम्हारे कारण मैंने अपनी पूंछ गंवाई है, जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। इसलिए अब हमारे बीच मित्रता संभव नहीं है। कहानी से शिक्षा, अपकार क्षमा तो किया जा सकता है, किंतु भुलाया नहीं जा सकता। आज सुनाते हैं मोर और नीलकंठ की कहानी। बरसात का मौसम था। मोर सुंदर पंख फैलाए नाच रहे थे। पेड़ पर बैठे एक नीलकंठ ने उन्हें नाचते हुए देखा तो सोचने लगा कि काश मेरे भी ऐसे सुंदर पंख होते, तब मैं इनसे भी ज्यादा सुंदर दिखाई पड़ता। कुछ देर बाद वह मोरों के रहने के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोरों के ढेर सारे पंख जमीन पर बिखरे हुए हैं।
उसने सोचा कि यदि मैं इस पंखों को अपनी पूंछ में बांध लूं, तो मैं भी मोर जैसा सुंदर दिखने लगूंगा। बिना देर किए उसके उन पंखों को उठाया और अपनी पूंछ में बांध लिया। वह बहुत प्रसन्न था। उसे लगने लगा कि वह भी मोर बन गया है। वह ठुमकता हुआ मोरों के बीच गया और घूम घूम कर उन्हें दिखाने लगा कि अब उसके पास भी मोर जैसे सुंदर पंख है और वह उनमें से ही एक है। मोरों ने जब उसे देखा तो पहचान लिया कि वो तो एक नीलकंठ है। फिर क्या सब उस पर टूट पड़े। वे उस पर चोंच मारकर मोर पंखों को नोच नोच कर निकालने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने नीलकंठ की पूंछ में से सारे मोर पंख नोच दिए। नीलकंठ के साथीगण दूर से यह सारा नजारा देख रहे थे। सारे पंख मोरों द्वारा नोचकर निकाल दिए जाने के बाद दुखी मन से नीलकंठ अपने साथियों के पास गया, लेकिन वे सब उससे नाराज थे। वे बोले, सुंदर पक्षी बनने के लिए मात्र सुंदर पंख ही आवश्यक नहीं है, हर पक्षी की अपनी सुंदरता होती है। कहानी से सीख, दूसरों की नकल न करें, स्वाभाविक रहें। आज सुनाते हैं मेढक और बैल की कहानी। मेढक अपने 3 बच्चों के साथ जंगल में नदी किनारे रहता था। उन चारों की दुनिया जंगल और नदी तक ही सीमित थी। बाहरी दुनिया से उनका कोई वास्ता नहीं था। खाते पीते बड़े आराम और मजे से उनका जीवन कट रहा था। मेढक हृष्ट पुष्ट था। उसके बच्चों के लिए वह दुनिया का सबसे विशालकाय जीव था। वह रोज उन्हें अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता और उनकी प्रशंसा पाकर फूला नहीं समाता था। एक दिन मेढक के तीनों बच्चे घूमते घूमते जंगल के पास स्थित एक गांव में पहुंच गए। वहां उनकी दृष्टि एक खेत में चरते हुए बैल पर पड़ी। इतना विशालकाय जीव उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वे कुछ डरे, किंतु उसकी विशाल काया को देखते रहे। तभी बैल ने हुंकार भरी और मेढक के तीनों बच्चे डर के मारे उल्टे पांव भागते हुए अपने घर आ गए। बच्चों को डरा हुआ देखकर जब मेढक ने कारण पूछा, तो उन्होंने विस्तार पूर्वक बैल के बारे में बता दिया। इतना बड़ा जीव हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। हमें लगता है दुनिया का सबसे विशालकाय जीव आप नहीं, वह है। अपने बच्चों की बात सुनकर मेढक को बुरा लगा। उसने पूछा, वो जीव दिखने में कैसा था? उसके 4 बड़े बड़े पैर थे, एक लंबी सी पूंछ थी, 2 नुकीले सींग थे। शरीर तो इतना बड़ा कि आपका शरीर उसके सामने कुछ भी नहीं, बच्चे बोले। ये सुनकर मेढक के अहंकार को जबरदस्त ठेस पहुंची। उसने जोर के सांस खींची और हवा भरकर अपना शरीर फुला लिया। फिर बच्चों से पूछा, क्या वह इतना बड़ा था? नहीं, इससे बहुत बड़ा, बच्चे बोले। मेढक ने थोड़ी और हवा भरकर अपना शरीर और फुलाया। क्या इतना बड़ा? नहीं नहीं, और बड़ा। मेढक ने जंगल के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा था। उसे बैल के आकार का अनुमान ही नहीं था, किंतु उसने मानो जिद पकड़ ली थी कि अपने बच्चों के सामने स्वयं को नीचा नहीं दिखाना है। वह जोर से सांस खींचकर ढेर सारी हवा अपने शरीर में भरने लगा। उसका छोटा सा शरीर गेंद के समान गोल हो गया, किंतु इतने पर भी वह नहीं रुका। उसका शरीर में हवा भरना जारी रहा। उसने इतनी सारी हवा अपने शरीर में भर ली कि उसका शरीर वह संभाल नहीं पाया और फट गया। अपने अहंकार में मेढक के प्राण पखेरु उड़ गए। कहानी से सीख, अहंकार पतन का कारण है। आज सुनाते हैं सेविका और भेड़िया की कहानी। दोपहर का समय था। घर पर सेविका छोटे बच्चे को खाना खिलाकर सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा सो नहीं रहा था, बल्कि रोए जा रहा था। तंग आकर सेविका बच्चे को डराने के लिए बोली, रोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें भेड़िए के सामने डाल दूंगी। उसी समय एक भेड़िया उस घर के पास से गुजर रहा था। सेविका की बात सुनकर वह बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, वाह क्या बात है, आज का दिन तो शानदार है। बिना मेहनत के ही भोजन मिलने वाला है। यहीं बैठ जाता हूँ, जब सेविका बच्चे को मेरे सामने डालेगी तो आराम से खाऊंगा। वो खिड़की के पास दुबक कर बैठ गया और लार टपकाते हुए इंतजार करने लगा। उधर बच्चा सेविका की भेड़िए के सामने डाल देने वाली बात सुनकर डर गया और चुप हो गया। भेड़िए इंतजार करता हुआ सोचने लगा कि ये बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, जल्दी से ये रोए और जल्दी से सेविका इसे मेरे सामने डाल दे।
लेकिन बहुत देर हो जाने पर भी बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई। भेड़िया बेचैन हो उठा और खिड़की से घर के अंदर झांकने लगा। भेड़िए को अंदर झांकते हुए सेविका ने देख लिया। उसने झटपट खिड़की बंद की और सहायता के लिए शोर मचाने लगी, बचाओ बचाओ भेड़िया भेड़िया। सेविका को शोर मचाता देख भेड़िया डरकर भाग गया। कहानी से सीख, शत्रु द्वारा दी गई आशा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज सुनाते हैं एक मूर्ख ज्योतिषी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ज्योतिषी रहा करता था। उसका विश्वास था कि वह तारों को देखकर भविष्य पढ़ सकता है, इसलिए वह सारी रात आसमान को ताकता रहता था। गांव वालों के सामने भी वह अपनी इस विद्या के बारे में धींगे हाँका करता था। एक शाम वह गांव की कच्ची सड़क पर पैदल चलता हुआ अपने घर की ओर जा रहा है। उसकी नजरें आसमान पर चमकते तारों पर जमी हुई थी। वह तारों को देखकर आने वाले समय में क्या छुपा है, ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसका पैर कीचड़ से भरे एक गड्ढे पर पड़ा और वह गड्ढे में जा गिरा। वह कीचड़ में लथपथ हो गया और किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगा, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। सारी कोशिश बेकार जाती देख वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन कुछ लोग दौड़े चले आए। उन्होंने उसे गड्ढे में गिरे देखा तो समझ गए कि आदतवश वह आसमान में तारों को देखकर भविष्य को समझने लगा हुआ होगा और सड़क का गड्ढा उसने नहीं देखा होगा। उन्होंने उसे बाहर निकाला और बोले, तुम आसमान में तारों को देखकर भविष्य पढ़ते रहते हो और तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे पैरों तले क्या है। भविष्य की तलाश में मत भटको, जो सामने है उस पर ध्यान दो, भविष्य अपना ख्याल खुद ही रख लेगा। कहानी से सीख, हमारा आज ही कल अर्थात भविष्य का निर्माण करता है, इसलिए भविष्य की चिंता छोड़कर आज पर ध्यान केंद्रित कर कर्म करो। आज मन लगाकर कर्म करोगे तो ये कर्म स्वतः भविष्य का निर्माण कर लेंगे। आज सुनाते हैं सुआ और भेड़ की कहानी। की तरह एक चरवाहा अपनी भेड़ों को घास के मैदान में चरा रहा था। तभी कहीं से एक मोटा सुआ वहां आ गया। जब चरवाहे की नजर सुआ पर पड़ी तो उसने उसे पकड़ लिया। जैसे ही चरवाहे ने सुआ को पकड़ा, वो तेज आवाज में चीखने लगा और खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन चरवाहे की पकड़ मजबूत थी। उसने सुआ के सामने और पीछे के दोनों पैर रस्सी से बांध दिए और उसे अपने कंधे पर लटकाकर कसाई के पास जाने लगा। सुआ जोर जोर से चीख रहा था और चरवाहा चला जा रहा था। मैदान में चर रही भेड़ें सुआ के इस व्यवहार पर बहुत चकित थीं। उनमें से एक भेड़ कुछ दूर तक चरवाहे के पीछे पीछे गई और सुआ से बोली, इस तरह चीखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चरवाहा रोज हम में से एक भेड़ को पकड़कर ले जाता है, लेकिन हम तो यूँ नहीं चीखते। तुम तो बेकार में इतना उत्पात मचा रहे हो, शर्म करो। भेड़ की बात पर सुआ को बहुत गुस्सा आया। वो और जोर से चीखते हुए बोला, चुप रहो। चरवाहा जब तुम लोगों को पकड़कर ले जाता है तो उसे बस तुम्हारा ऊन चाहिए होता है, लेकिन उसे मेरा मांस चाहिए। जब तुम्हारी जान पर बनेगी तब बहादुरी दिखाना। कहानी से सीख, जब खुद की जान पर कोई खतरा नहीं होता तब बड़ी बड़ी बातें करना और बहादुरी दिखाना बहुत आसान होता है। आज सुनाते हैं वनवासी और सांप की कहानी। सर्दियों के दिन थे, खूब बर्फबारी हुई थी। मौसम साफ होने पर एक वनवासी अपना काम खत्म कर जल्दी जल्दी घर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि एक स्थान पर बर्फ पर कुछ काला काला सा पड़ा हुआ है। वह पास गया तो पाया कि वो एक सांप है जो लगभग मरणासन अवस्था में है। वनवासी को सांप पर दया आ गई। उसने उसे उठाया और उसे अपने थैले में डाल लिया ताकि उसे कुछ गर्माहट मिल सके। घर पहुंचकर उसने सांप को थैले से निकाला और उसे आग के पास रख दिया। वनवासी का बच्चा सांप के पास बैठ गया और उसे नजदीक से देखने लगा। आग की गर्मी ने मानो सांप में नए जीवन का संचार कर दिया। उसमें हलचल होने लगी। ये देख बच्चे ने सांप को दुलारने और सहलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया।
लेकिन सांप ने तुरंत फन फैला लिया और बच्चे को डसने के लिए तैयार हो गया। ये देख वनवासी ने कुल्हाड़ी निकालकर सांप के 2 टुकड़े कर दिए और बोला, दुष्ट से कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिए। कहानी से सीख, दुष्ट से कृतज्ञता की आशा मूर्खता है। आज सुनाते हैं खरगोश और उसके कान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहा करता था। उसे भूख लगती तो वह शिकार पर निकलता और जो जानवर उसके सामने पड़ जाता उसका शिकार कर वो अपनी भूख मिटाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर ने एक बकरी का शिकार किया। जब वो उसे खाने लगा तो उसकी नुकीली सींगों से बुरी तरह घायल हो गया। उसे बहुत क्रोध आया और उसने तय किया कि जंगल में सींगों वाले जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। उसने पूरे जंगल में ये घोषणा करवा दी कि सींग वाले सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाए। ये घोषणा सुनकर बेचारे सींग वाले जानवर क्या करते। सब में शेर का भय था, इसलिए जंगल छोड़कर जाने की तैयारी करने लगे। उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था। जब उसने भी शेर की घोषणा सुनी तो डर के मारे सारी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह सींग वाले सभी जानवर जंगल से जाने लगे। उनमें से कई खरगोश के मित्र भी थे। खरगोश आखिरी बार अपने मित्रों से मिलने गया। जब वो उनसे मिलकर वापस लौटने लगा तो उसे धूप में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। परछाई में जब उसने अपनी लंबे कानों को देखा तो डर गया। उसने सोचा कि कहीं मेरे लंबे कानों को शेर सींग न समझ ले। यदि उसके ऐसा समझ लिया तो फिर चाहे मैं उसे कितना ही क्यों न समझाऊं, वो मेरी बात नहीं मानेगा। बेमौत मरने से अच्छा है कि मैं भी जंगल छोड़कर चला जाऊं। उसके बाद बिना देर किए उसने भी जंगल छोड़ दिया। कहानी से सीख, समझदारी इसी में है कि अपने शत्रुओं को ऐसा कोई अवसर न दिया जाए कि वह आप पर या आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सके। आज सुनाते हैं लोमड़ी और बिल्ली की कहानी। बिल्ली और लोमड़ी में अच्छी मित्रता थी। वे अक्सर एक साथ समय बिताया करते थे। साथ खाते, साथ खेलते और ढेर सारी बातें करते उनके दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। लोमड़ी खुद को बहुत चतुर समझती थी और जब भी चतुराई की बात चलती वो बिल्ली को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बिल्ली को कभी कभी ये बात बुरी भी लगती थी, लेकिन मित्रता के कारण वह इन बातों को तूल नहीं दिया करती थी। एक दिन दोनों दोपहर के खाने के बाद एक पेड़ की छांव में आराम कर रहे थे। दोनों में बात चल पड़ी कि अगर अचानक कोई शिकारी जानवर उन पर हमला कर दे तो वे अपने बचाव के लिए क्या करेंगे। बिल्ली बोली, मुझे तो ऐसी परिस्थिति से बचने का केवल एक ही तरीका आता है, मैं तो वही करूँगी। ये सुनकर लोमड़ी हंस पड़ी और कहने लगी, बस एक ही तरीका? अरे बिल्ली रानी, एक तरीके से तुम शिकारी जानवरों से कैसे बचोगी? मुझे देखो, मुझे तो उनसे बचने के हजारों तरीके आते हैं। तुम कहो तो तुम्हें भी 1-2 तरीके बता दूं। बिल्ली बोली, नहीं, ज्यादा तरीके जानकर मैं क्या करूंगी। जो मुझे आता है वो अब तक कारगर सिद्ध हुआ है, मैं उससे ही अपना बचाव कर लूंगी। हाँ, वैसे भी तुम्हें वे सब तरीके सीखने में कठिनाई होगी, ताकि जो कम है। कहकर लोमड़ी हंसने लगी। बिल्ली को बात बुरी लगी। वह बोली, जो भी हो उसी तरीके से मैं अब तक बचते आ रही हूँ। भगवान ने चाहा तो आगे भी बचूंगी। तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी कुत्ता उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। दोनों डर गए और सोचने लगे कि अगर उन्होंने फौरन अपना बचाव नहीं किया तो शिकारी कुत्ता उन्हें चीर फाड़ कर रख देगा। बिल्ली को तो ऐसी परिस्थिति में बचाव का एक ही तरीका आता था और उसने वही तरीका अपनाया। फौरन एक पेड़ पर चढ़ गई। हजारों तरीके जानने वाली लोमड़ी सोचती रही कि क्या करूं। शिकारी कुत्ता निकट पहुंच रहा था और लोमड़ी तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा तरीका आजमाए। इतने में शिकारी कुत्ता लोमड़ी के निकट पहुंच गया और उसकी बोटी बोटी नोच दी। कहानी से सीख, एक कारगर तरीका उन सारे तरीकों से बेहतर है जो किसी काम के नहीं। आज सुनाते हैं लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी।
उसमें इतना बल शेष नहीं था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके समक्ष भूखे मरने की नौबत आ गई थी। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई न कोई उपाय सोचना होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। एक चिड़िया की सहायता से उसने पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर ऐसी ताप में था, जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता वो उसे दबोचकर मार डालता और छककर उसका मांस खाता। हर दिन कोई न कोई जानवर उसे देखने आता रहता और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिनों में वह अच्छा मोटा हो गया। एक सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी चालाक थी। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर खड़ी हो गई। वहीं से उसने शेर से पूछा, वनराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ मेरे पास आओ, मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, वनराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो हैं, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उस जानवरों की तरह मारी जाऊंगी जिनके पैरों के ये निशान हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों को भी शेर के हाथों मरने से बचा लिया। कहानी से सीख, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। आज सुनाते हैं भेड़िए और सारस की कहानी। जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत आसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वो तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। उस सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मारकर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे।
भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो, क्या ये तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटका कर खड़ा रह गया। कहानी से सीख, लालची और दुष्ट व्यक्ति से कभी कृतज्ञता या पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज सुनाते हैं लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वो भूखी प्यासी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। भटकते भटकते सुबह से शाम हो गई, लेकिन वह शिकार प्राप्त न कर सकी। शाम होते होते वह जंगल के समीप स्थित एक गांव में पहुंच गई। वहां उसे एक खेत दिखाई पड़ा। भूख से बेहाल लोमड़ी खेत में घुस गई। वहां एक ऊंचे पेड़ पर अंगूर की बेल लिपटी हुई थी, जिसमें रसीले अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर देखते ही लोमड़ी के मुंह से लार टपकने लगी। वो उन रस भरे अंगूरों को खाकर तृप्त हो जाना चाहती थी। उसने अंगूर के एक गुच्छे पर अपनी दृष्टि जमाई और जोर से उछली। ऊंची डाली पर लिपटी अंगूर की बेल पर लटका अंगूर का गुच्छा उसकी पहुंच के बाहर था। उसका प्रयास व्यर्थ रहा। उसने सोचा, क्यों न एक प्रयास और किया जाए। इस बार वह थोड़ा और जोर लगाकर उछली, लेकिन इस बार भी अंगूर तक पहुंचने में नाकाम रही। कुछ देर तक वह उछल कर अंगूर तक पहुंचने का प्रयास करती रही, लेकिन दिन भर की जंगल में भटकी थकी हुई भूखी प्यासी लोमड़ी आखिर कितना प्रयास करती। वह थककर पेड़ के नीचे बैठ गई और ललचाई नजरों से अंगूर को देखने लगी। वह समझ गई कि अंगूर तक पहुंचना उसने बस के बाहर है, इसलिए कुछ देर अंगूरों को ताकने के बाद वह उठी और वहां से जाने लगी। वह अंगूर खाने का विचार त्याग चुकी थी। पास ही एक पेड़ पर बैठा बंदर उसे बहुत देर से देख रहा था। उसे जाते हुए देख वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, वापस क्यों जा रही हो? अंगूर नहीं खाओगी? लोमड़ी रुकी और बंदर को देखकर फीकी मुस्कान से साथ बोली, नहीं बंदर भाई, मैं ऐसे अंगूर नहीं खाती, ये तो खट्टे हैं। कहानी से सीख, जब हम किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते तो अपनी कमजोरियां को छुपाने या अपने प्रयासों की कमी को नजरअंदाज करने अक्सर उस चीज में ही कमियां निकालने लग जाते हैं। जबकि आवश्यकता है अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने की, सूझबूझ से काम लेने की और सफल होने तक अनवरत प्रयत्न करते रहने की। दूसरों पर दोष मढ़ने से जीवन में कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है कड़े परिश्रम और प्रयासों से। आज सुनाते हैं भेड़िया और शेर की कहानी। जंगल किनारे स्थित चारागाह में भेड़िए की कई दिनों से नजर थी। वहाँ चरती भेड़ों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती और वो अवसर पाकर उन्हें चुराने की फिराक में था। एक दिन उसे यह अवसर मिल ही गया। वह चुपचाप चारागाह में चरते एक मेमने को उठा लाया। खुशी खुशी वह जंगल की ओर भागा जा रहा था और मेमने के स्वादिष्ट मांस के स्वाद की कल्पना कर रहा था। तभी एक शेर उसके रास्ते में आ गया। शेर भी भोजन की तलाश में निकला था। भेड़िए को मेमना लेकर आता देख उसने उसका रास्ता रोका और इसके मुंह में दबा मेमना छीनकर जाने लगा। भेड़िया पीछे से चिल्लाया, ये तो गलत बात है, ये मेरा मेमना था, इसे तुम इस तरह छीनकर नहीं ले जा सकते। भेड़िए की बात सुनकर शेर पलटा और बोला, तुम्हारा मेमना? क्यों, क्या चरवाहे ने इसे तुम्हें उपहार में दिया था? तुम खुद इसे चरागाह से चुरा कर लाए हो, तो इस पर अधिकार कैसे जता सकते हो? फिर भी यदि यह चारागाह से चुराने के बाद ये तुम्हारा मेमना बन गया था, तो तुमसे छीन लेने के बाद अब ये मेरा मेमना बन गया है, मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो। भेड़िया जानता था कि शेर से पंगा लेना जान से हाथ गंवाना है, इसलिए वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। कहानी से सीख, गलत तरीके से प्राप्त की गई वस्तु उसी तरीके से हाथ से निकल जाती है। बिल्ली के गले में घंटी कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीजों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीजें कुतर देते। उनका जीवन बड़े मजे से बीत रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था।
इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वो बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना हराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वो उसे चट कर जाती। चूहों का बिलों से निकलना मुहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते ही हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वो रोज हमारे किसी न किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिलों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल में छुपकर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। ये सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक कर अपने सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सभी चूहों से इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरी दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों न हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दें। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी, उस घंटी की आवाज से हमें पता चल जाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहों को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। भी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और जरा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सभा में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चीरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी और फिर क्या था, सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिलों की ओर भाग खड़े हुए। कहानी से सीख, योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं यदि उसे लागू न किया जा सके। बंदर और डॉल्फिन की कहानी। एक बार कुछ समुद्री नाविक एक बड़े जहाज में समुद्री यात्रा पर निकले। उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था। उसने उसे भी अपने साथ जहाज पर रख लिया। यात्रा प्रारंभ हुई। जहाज कुछ दिन की यात्रा के बाद समुद्र के बीचों बीच पहुंच गया। गंतव्य तक पहुंचने के लिए नाविकों को अभी भी कई दिनों की यात्रा करनी थी। इतने दिनों तक मौसम नाविकों के लिए अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि नाविकों का जहाज टूट गया। नाविकों के जहाज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः जहाज पलट गया। नाविक अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में तैरने लगे। बंदर भी पानी में जा गिरा था। उसे तैरना नहीं आता था। वो डूबने लगा और उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। वो अपनी जान बचाने के लिए चीख पुकार मचाने लगा। उसी समय एक डॉल्फिन वहाँ से गुजरी। उसने बंदर को डूबते हुए देखा तो उसके पास गई और उसे अपनी पीठ में बिठा लिया। वो बंदर को लेकर एक द्वीप की ओर तैरने लगी। द्वीप पर पहुंचकर डॉल्फिन ने बंदर को अपनी पीठ से उतारा। बंदर की जान में जान आई। डॉल्फिन ने बंदर से पूछा, क्या तुम इस स्थान को जानते हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ का राजा तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, और तुम जानती हो कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। बंदर की आदत बड़ा चढ़ाकर बात करने की थी। वो डॉल्फिन के सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगा। डॉल्फिन समझ गई कि बंदर अपनी शान बघारने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि वह एक निर्जन द्वीप था जहाँ कोई भी नहीं रहता था। वो बंदर की बात का उत्तर देती हुई बोली, ओह, तो तुम एक राजकुमार हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बहुत जल्द तुम इस द्वीप के राजा बनने वाले हो? राजा और मैं? कैसे? बंदर ने आश्चर्य से पूछा। वो इसलिए कि तुम द्वीप पर एकलौते प्राणी हो, इसलिए बड़े आराम से यहाँ के राजा बन सकते हो। मैं जा रही हूँ, अब तुम अपना राजपाट संभालो। इतना कहकर डॉल्फिन तैरकर वहाँ से दूर जाने लगी। बंदर पुकारता रह गया और उसने झूठ और शेखी से नाराज डॉल्फिन उसे वहीं छोड़कर चली गई। कहानी सीख से, व्यर्थ की शेखी बघारना मुसीबत को बुलावा देना है।
दो बकरियों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था, लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है, एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी, इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार में कोई एक ही पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लंघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लंघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। कहानी से सीख, गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है, वहीं समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। दो चूहों की कहानी। शहर में रहने वाले और गांव में रहने वाले दो चूहों में गहरी मित्रता थी। वे अक्सर एक दूसरे को संदेश भेजा करते और एक दूसरे का हाल जाना करते थे। एक बार गांव में रहने वाले चूहे ने शहरी चूहे को गांव आने का निमंत्रण भेजा। शहरी चूहे ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। सप्ताहांत का समय नियत हुआ और गांव का चूहा अपने शहरी मित्र के आने की प्रतीक्षा करने लगा। वो उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। उसे गांव के खेत खलिहानों की सैर करवाना चाहता था। वो अपने मित्र की आवभगत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसके लिए ढेर सारे फल और अनाज इकट्ठा करने में लगा हुआ था। आखिर वह दिन भी आया जब शहरी चूहा गांव पहुंचा। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत देर तक वे बातें करते रहे और एक दूसरे को अपना हाल बताते रहे। फिर दोनों भोजन के लिए बैठे। भोजन में गांव के चूहे ने अनाज और फल परोसे, जिसे खाकर दोनों ने आराम किया। शाम को गांव का चूहा अपने शहरी मित्र को गांव दिखाने ले गया। शहरी चूहा वहां के खेत खलिहान देखकर आनंद से भर उठा। वहां की शुद्ध हवा में श्वास लेकर उसका मन प्रफुल्लित हो गया। गांव का चूहा बोला, गांव का वातावरण और वायु शुद्ध है, जो तुम्हें शहर में शायद ही नसीब होती होगी मित्र। शहरी चूहा शहर की समस्याएं जानता था। वो वर्षों से वहां रह रहा था, लेकिन गांव के चूहे मित्र की ये बात उसे बुरी लग गई। हालांकि वो कुछ बोला नहीं। गांव का चूहा गांव की प्रशंसा में लगा हुआ था। वो उसे जंगलों में ले गया और बोला, मित्र, ऐसे प्राकृतिक और मनोरम दृश्य तुम्हें शहर में देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए आज इस दृश्यों का आनंद ले लो। शहरी चूहे को ये बात भी चुभी, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। वो सोचने लगा कि अब अपने इस ग्रामीण मित्र को शहरी चकाचौंध का जीवन दिखाना पड़ेगा, तब इसे समझ आएगा कि शहर कितना शानदार होता है। रात होने पर दोनों चूहे घर वापस आ गए। भोजन का समय आया तो गांव के चूहे ने फिर से शहरी चूहे को फल और अनाज परोसा।
शहरी भोजन के आदि चूहे को ये भोजन गले नहीं उतर रहा था। वह बोला, मित्र, क्या तुम हर समय फल और अनाज खाते हो? शहर आओ, मैं तुम्हें एक से बढ़कर एक पकवान खिलाऊंगा, साथ ही वहाँ का शानदार जीवन भी दिखाऊंगा। कल ही तुम मेरे साथ चलो। गांव के चूहे में शहर देखने की लालसा जाग गई। वह फौरन तैयार हो गया। रात नर्म घास पर सोने के बाद अगली सुबह उठकर दोनों शहर के लिए निकल गए। शहरी चूहा अपने ग्रामीण मित्र को उस घर में ले गया जहां वह रहा करता था। वो किसी अमीर आदमी का घर था। उसमें ही शहरी चूहे का बिल था। उतना बड़ा और सजा धजा घर देखकर गांव के चूहे की आंखें चौंधिया गई। खाने की मेज देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। एक से बढ़कर एक पकवान उस पर सजे हुए थे। शहरी चूहे ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। खुशी खुशी गांव का चूहा भोजन करने लगा। सबसे पहले उसके प्लेट में से पनीर का टुकड़ा उठाया। उसने अभी पनीर कुतरा ही था कि शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, बिल्ली आ रही है। जल्दी से अलमारी में छुप जाओ, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। पनीर छोड़ गांव का चूहा शहरी चूहे के साथ अलमारी की ओर भागा। कुछ देर तक दोनों अलमारी में छुपे रहे। बिल्ली के जाने के बाद दोनों वहां से निकले। शहरी चूहा फिर से अपने मित्र गांव के चूहे को भोजन के लिए ले गया, लेकिन डर के मारे उसकी भूख मर गई थी। शहरी चूहा उसकी हालत देख बोला, मित्र, डरने की कोई बात नहीं है। बिल्ली चली गई है, वैसे ये शहरी जीवन का हिस्सा है। यहाँ यूं ही जीवन जीते हैं, लो केक खाकर देखो। गांव के चूहे ने केक का टुकड़ा ले लिया, लेकिन इसके पहले वो उसे मुंह में डाल पाता, शहरी चूहा चिल्लाया, भागो मित्र, कुत्ता आ गया है। दोनों फिर से भागकर अलमारी में जा छुपे। शहरी चूहे ने बताया कि उस घर के मालिक ने एक कुत्ता पाला हुआ है जो बड़ा भयानक है, उससे बचकर रहना पड़ता है। गांव का चूहा बहुत ज्यादा डर गया था। अलमारी से बाहर आने के बाद वह एक क्षण भी वहां नहीं रुका। वह बोला, मित्र, मुझे जाने दो। ये शहरी जीवन मुझे तो रास नहीं आता। यहाँ तो हर समय सिर पर खतरा मंडराता रहता है, इससे तो गांव ही भला। फिर वह गांव की ओर चल पड़ा और गांव पहुंचकर ही दम लिया। वहां पहुंचकर वह सोचने लगा, जगह वही अच्छी है जहां जीवन सुरक्षित है। कहानी से शिक्षा, अमन चैन का साधारण जीवन ऐसे ऐशो आराम के जीवन से बेहतर है जो खतरों से भरा हुआ है। आज सुनाते हैं चींटी और टिड्डा की कहानी। गर्मी का दिन था। सुबह की खिली धूप में एक टिड्डा बड़े मजे से घास पर फुदक रहा था। वह बड़ा खुश था और उस खुशी में गा रहा था, नाच रहा था और जिंदगी के मजे ले रहा था। एक ओर जहाँ टिड्डा अपनी मस्ती में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर एक चींटी अनाज के एक दाने को पीठ पर ढोकर अपने बिल में ले जा रही थी। जब चींटी टिड्डे के पास से गुजरी तो टिड्डे ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, प्यारी चींटी, आओ मजे करें। लेकिन चींटी ने मना कर दिया और अपने काम में लगी रही। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत कर एक एक कर अनाज का दाना खेत से उठाकर अपने बिल तक ले जाती रही। अपनी मस्ती में डूबा टिड्डा चींटी को देखता और हंसता। वह बार बार उसे अपने पास बुलाता और कहता, प्यारी चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? आओ कुछ देर आराम करो, मेरा गाना सुनो। गर्मी के लंबे और उजले दिन है, ऐसे खूबसूरत दिन इस तरह से मेहनत करके हुए क्यों बर्बाद करना। चींटी बोली, मैं ठंड के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही करो, वरना बाद में पछताओगे। अभी से ठंड के मौसम के बारे में क्यों चिंता करना। टिड्डा बोला, मेरे पास पर्याप्त भोजन है और ठंड का मौसम तो अभी बहुत दूर है। उसकी तैयारी करने के लिए बहुत समय है। अभी का समय तो मैं आराम से सोते हुए और मजे करते हुए बिताना चाहता हूँ। मेरी मानो तो मेहनत छोड़ो और मजे करो। टिड्डे की बात पर ध्यान न देकर चींटी अपने काम में लगी रही। पूरी गर्मी मेहनत कर उसने अपने बिल में ढेर सारा अनाज इकट्ठा कर लिया जो ठंड के दिनों में उसे काम आने वाला था। उधर टिड्डा ठंड के मौसम की तैयारी के स्थान पर पूरे दिन नाचता गाता रहा। अपनी मस्ती में उसे होश ही नहीं रहा कि गर्मी के दिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले हैं। जल्दी ठंड के दिन और फिर बरसात के दिन आ जाएंगे जो उस जैसे जीवों के लिए मुश्किल भरे दिन होंगे।
धीरे धीरे गर्मी चली गई और वसंत का मौसम आ गया। फिर वसंत का मौसम ठंड में तब्दील हो गया। अब तो सूरज बमुश्किल आसमान में नजर आता। दिन छोटे हो गए और रातें बड़ी हो गई थी। कड़कड़ाती ठंड पड़ने लगी थी और बर्फबारी होने लगी थी। अब टिड्डे को महसूस हुआ कि चींटी सही कह रही थी। उसे भी इस मौसम के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो पूरी गर्मी नाचता गाता और मजे करता रहा। अब न उसे गाना गाने का मन कर रहा था, न ही नाचने का। उसका भोजन खत्म हो चुका था। वह ठंड और भूख से तड़प रहा था। उसने सोचा नहीं था कि ठंड इतनी बुरी भी हो सकती है। उसके पास भोजन नहीं था, बर्फ से बचने का इंतजाम नहीं था। उसे लगने लगा कि जिस गर्मी के मौसम में उसने इतने मजे किए हैं, शायद अब अगली बार उस मौसम को देखने के लिए वह जिंदा ही न बचे। एक दिन भूख से तड़पते हुए बर्फीले मौसम में उसकी नजर चींटी पर पड़ी, जो अपने बिल में मजे से आराम कर रही थी। उसके पास पर्याप्त भोजन था और ठंड से बचने के लिए आसरा। टिड्डा पछताने लगा और रोने लगा। उसे समय बर्बाद करने का फल मिल चुका था। कहानी से सीख, समय का सदुपयोग करें, अन्यथा समय हाथ से निकल जाने पर पछतावे के सिवाय कुछ हाथ नहीं आता। आज सुनाते हैं चींटी और कबूतर की कहानी। तपती दोपहरी में प्यास से बेहाल एक छोटी सी चींटी पानी की तलाश में भटक रही थी। बहुत देर भटकने के बाद उसे एक नदी दिखाई पड़ी और वो खुश होकर नदी की ओर बढ़ने लगी। नदी के किनारे पहुंचकर जब उसने कल बहता शीतल जल देखा तो उसकी प्यास और बढ़ गई। वह सीधे नदी में नहीं जा सकती थी, इसलिए किनारे पड़े एक पत्थर पर चढ़कर पानी पीने का प्रयास करने लगी। लेकिन इस प्रयास में वह अपना संतुलन खो बैठी और नदी में गिर पड़ी। नदी के पानी में गिरते ही वह तेज धार में बहने लगी। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देने लगी। तभी कहीं से एक पत्ता उसके सामने आकर गिरा। किसी तरह वह उस पत्ते पर चढ़ गई। वह पत्ता नदी किनारे स्थित एक पेड़ पर बैठे कबूतर ने फेंका था, जिसने चींटी को पानी में गिरते हुए देख लिया था और उसके प्राण बचाना चाहता था। पत्ते से साथ बहते हुए चींटी किनारे पर आ गई और कूदकर सूखी भूमि पर पहुंच गई। कबूतर के निस्वार्थ भाव से की गई सहायता के कारण चींटी की जान बच पाई थी। वह मन ही मन उसका धन्यवाद करने लगी। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन कबूतर बहेलिये के द्वारा बिछाए जाल में फंस गया। उसने वहां से निकलने के लिए बहुत पंख फड़फड़ाए, बहुत जोर लगाया, लेकिन जाल से निकलने में सफल न हो सका। बहेलिये ने जाल उठाया और अपने घर की ओर जाने लगा। कबूतर निस्सहाय सा जाल के भीतर कैद था। जब चींटी की दृष्टि जाल में फंसे कबूतर पर पड़ी तो उसे वह दिन स्मरण हो आया जब कबूतर ने उसके प्राणों की रक्षा की थी। चींटी तुरंत बहेलिये के पास पहुंची और उसके पैर पर जोर जोर से काटने लगी। बहेलिया दर्द से छटपटाने लगा। जाल पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और जाल जमीन पर जा गिरा। कबूतर को जाल से निकलने का अवसर प्राप्त हो चुका था। वह झटपट जाल से निकला और उड़ गया। इस तरह चींटी ने कबूतर के द्वारा किए गए उपकार का फल चुकाया। कहानी से सीख, कर भला हो भला। दूसरों पर किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता। उसका प्रतिफल कभी न कभी अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करना चाहिए। चरवाहा बालक और भेड़िया की कहानी। एक गांव में एक चरवाहा बालक रहता था। वह रोज अपनी भेड़ों को लेकर जंगल के पास स्थित घास के मैदानों में जाता। वहाँ वह भेड़ों को चरने के छोड़ देता और खुद एक पेड़ के नीचे बैठकर उन पर निगाह रखता। उसकी यही दिनचर्या थी। दिन भर पेड़ के नीचे बैठे बैठे उसका समय बड़ी मुश्किल से कटता था। उसे बोरियत महसूस होती थी। वह सोचता कि काश मेरे जीवन में भी कुछ मजा और रोमांच आ जाए। एक दिन भेड़ों को चराते हुए उसे मजाक सूझा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। वहाँ से कुछ दूरी पर स्थित खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। चरवाहे बालक की आवाज सुनकर वे अपना काम छोड़ उसकी सहायता के लिए दौड़े चले आए। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुँचे, वह ठहाके मारकर हंसने लगा।
किसान बहुत गुस्सा हुए, उसे डांटा और चेतावनी दी कि आज के बाद ऐसा मजाक मत करना। फिर वे अपने अपने खेतों में लौट गए। चरवाहे बालक को गांव के किसानों को भागते हुए अपने पास आता देखने में बड़ा मजा आया। उसके उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अगले दिन उससे फिर से मस्खरी सूझी और वह फिर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, भेड़िया आया। खेत में काम कर रहे किसान अनहोनी की आशंका में फिर से दौड़े चले आए, जिन्हें देखकर चरवाहा बालक फिर से जोर जोर से हंसने लगा। किसानों ने उसे फिर से डांटा और चेतावनी दी, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद जब तब वो किसानों को इसी तरह भेड़िया आया कहकर बुलाता रहा। बालक के साथ कोई अनहोनी न हो जाए, ये सोचकर किसान भी आते रहे, लेकिन वे उसकी इस शरारत से बहुत परेशान होने लगे थे। एक दिन चरवाहा बालक पेड़ की छाया में बैठकर बांसुरी बजा रहा था कि सच में एक भेड़िया वहां आ गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगा, भेड़िया आया। लेकिन उसकी शरारतों से तंग आ चुके किसानों ने सोचा कि आज भी ये बालक उन्हें परेशान करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए वे उसकी सहायता करने नहीं गए। भेड़िया उसकी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। चरवाहा बालक दौड़ते हुए खेत में काम कर रहे किसानों के पास पहुंचा और रोने लगा, आज सचमुच भेड़िया आया था, वो मेरी कुछ भेड़ों को मारकर खा गया। किसान बोले, तुम रोज हमारे साथ शरारत करते हो, हमें लगा कि आज भी तुम्हारा इरादा वही है। तुम हमारा भरोसा खो चुके थे, इसलिए हम में से कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया। चरवाहे बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रण लिया कि वो फिर कभी झूठ नहीं बोलेगा और दूसरों को परेशान नहीं करेगा। कहानी से सीख, बार बार झूठ बोलने से लोगों के विश्वास पर चोट पहुंचती है और उनका विश्वास टूट जाता है। किसी का विश्वास पात्र बनना है तो हमेशा सच्चाई के साथ रहिए। चमगादड़, पशु और पक्षी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में शांति से रहने वाले पशुओं और पक्षियों के मध्य किसी बात को लेकर अनबन हो गई। ये अनबन इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों में युद्ध छिड़ गया। पशुओं की लंबी चौड़ी सेना थी, जिसमें राजा शेर के अतिरिक्त लोमड़ी, भेड़िया, भालू, जिराफ, सियार, खरगोश जैसे कई छोटे बड़े जानवर सम्मिलित थे। वहीं आकाश में विचरण करने वाले पक्षियों की सेना भी कुछ कम न थी। उसमें चील, गिद्ध, कौवा, कबूतर, मैना, तोता सहित कई पक्षी सम्मिलित थे। चमगादड़ बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सेना में सम्मिलित हो। उसे अकेला देख पक्षी उसके पास आए और उसे आमंत्रित करने लगे, चमगादड़ भाई, आओ हमारा साथ दो। मैं तुम्हारे साथ कैसे आ सकता हूँ? देखो मुझे पंख हटा दिया जाए तो मैं तो हूबहू चूहे के समान दिखता हूँ। मैं तो पशु हूँ, मुझे क्षमा करो। चमगादड़ ने उत्तर दिया। चमगादड़ का उत्तर सुन पक्षी चले गए। पक्षियों के जाने के बाद पशुओं की मंडली उसके पास आई और बोली, अरे भाई चमगादड़, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ हमारी सेना में आ जाओ। तुम्हें मेरे पंख दिखाई नहीं पड़ते? मैं तो पक्षी हूँ, कैसे तुम्हारी सेना में सम्मिलित हो जाऊं? चमगादड़ ने अपना पल्ला झाड़ा, पशु भी चले गए। कुछ दिनों बाद पशुओं और पक्षियों की अनबन समाप्त हो गई। दोनों पक्षों में मित्रता हो गई। जंगल में मंगल हो गया, सभी आनंद मनाने लगे। वो समझ गया कि आवश्यकता पड़ने पर साथ न देने पर कोई भी मित्र नहीं रहता। तब से चमगादड़ अकेला ही रहता है। कहानी से सीख, आवश्यकता पड़ने पर सदा दूसरों का साथ दें, मौकापरस्त का कोई मित्र नहीं होता। इंद्रोक्लीज और शेर की कहानी। इंद्रोक्लीज नामक एक व्यक्ति रोम के सम्राट का गुलाम था।
एक दिन वह स्वयं पर होने वाले जुल्मों से तंग आकर महल से भाग गया और जंगल में जाकर छुप गया। जंगल में उसका सामना एक शेर से हुआ, जो घायल अवस्था में था और बार बार अपना पंजा उठा रहा था। पहले तो एंड्रोक्लीस डरा, लेकिन फिर सहृदयता दिखाते हुए वह शेर के पास गया। शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ था। उसने कांटा निकाला और कुछ दिनों तक घायल शेर की देखभाल की। एंड्रोक्लीस की देखभाल से शेर ठीक हो गया। आभार में वह एंड्रोक्लीस का हाथ चाटने लगा, फिर चुपचाप अपनी गुफा में चला गया। इधर सम्राट के सैनिक एंड्रोक्लीस को ढूंढ रहे थे। आखिर एक दिन वो पकड़ा गया। उसे सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट बहुत नाराज था। उसने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के सामने फेंक देने का आदेश दिया। जिस दिन एंड्रोक्लीस को शेर के सामने फेंका जाना था, उस दिन एक मैदान में रोम की सारी जनता इकट्ठा हुई। सबके सामने एंड्रोक्लीस को भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दिया गया। एंड्रोक्लीस डरा हुआ था। उसे मौत सामने दिख रही थी। वह ईश्वर को याद करने लगा। शेर एंड्रोक्लीस की ओर बढ़ा। एंड्रोक्लीस पसीने पसीने हो गया। शेर एंड्रोक्लीस के पास आया। डर के मारे एंड्रोक्लीस ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन ये क्या? एंड्रोक्लीस को मारने के स्थान पर शेर उसका हाथ चाटने लगा। सम्राट हैरान था, सारी जनता हैरान थी और एंड्रोक्लीस भी। अंततः एंड्रोक्लीस समझ गया कि हो न हो, ये वही शेर है जिसकी घायल अवस्था में उसने देखभाल की थी। वो एंड्रोक्लीस को पहचान गया था। वो भी शेर को पुचकारने लगा और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। ये देख सम्राट ने सैनिकों को एंड्रोक्लीस को पिंजरे से बाहर निकालने का आदेश दिया। उसने एंड्रोक्लीस से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि शेर तुम्हें मारने के स्थान पर तुम्हारा हाथ चाटने लगा? एंड्रोक्लीस ने उसे जंगल की घटना सुना दी और बोला, महाराज, जब शेर घायल था तब मैंने कुछ दिनों तक ही इसकी देखभाल की थी। इस उपकार के कारण इसने मुझे नहीं मारा, लेकिन अब की सेवा तो मैंने बरसों की है। इसके बावजूद आप मेरी जान ले रहे हैं। सम्राट का दिल पसीज गया। उसने एंड्रोक्लीस को आजाद कर दिया और शेर को भी जंगल में छुड़वा दिया। कहानी से सीख, सबके प्रति सहृदयता का भाव रखो, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जो आप पर उपकार करे, उसके प्रति सदा कृतज्ञ रहो।